कुणाल और उसकी 7 बहनें रीना, शिखा, प्रीति, रिंकी, गुंजन, पल्लवी और नीलम इस दुनिया में अनाथ हो गए। कुछ दिन पहले सुबह के समय उनके माता पिता जिस बस में मजदूरी करके शहर से गांव लौट रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। ये खबर जब सभी भाई बहनों को मिली तो सभी भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल था। रिश्तेदार भी बच्चों से पल्ला झाड़कर अपने अपने घर चले गए। नीलम दीदी, मुझे और भूख लगी है। हाँ मेरे राजा भैया, मैं और रोटी लाती हूँ। अब क्या करूँ, जो आटा था उसकी तो रोटियाँ बना दी, सबके हिस्से में आधी आधी रोटी ही आई। अब कुणाल को रोटी कैसे दूँ? हाँ, मैं अपने हिस्से की रोटी कुणाल को दे देती हूँ। नीलम जैसे ही अपने हिस्से की रोटी कुणाल की थाली में रखने लगती है, वो देखती है कि उसकी 6 बहनें पहले ही अपनी रोटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कुणाल की थाली में रख चुकी है। नीलम दीदी, ये देखो मेरे पास कितनी सारी रोटियां हैं। मुझे शिखा दीदी, रिंकी दीदी, प्रीति दीदी, गुंजन दीदी, पल्लवी दीदी और रीना दीदी सबने अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी रोटियां दे दी। नीलम दीदी, हम सबको इतनी भूख नहीं थी। हाँ दीदी, कुणाल हमारा छोटा भाई है, अगर वो पेट भर कर खाएगा तो हमें लगेगा कि हमारा पेट भर गया। इसीलिए हमने अपनी रोटी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कुणाल को दे दिया। दीदी, मेरी प्यारी बहनों, तुम सब बहुत समझदार हो। माँ बापू के जाने के बाद कुणाल बहुत उदास रहने लगा है। हमें अपने भाई को हर खुशी देनी है, खुद को कितनी भी तकलीफ हो जाए, पर हमारा भाई हमेशा मुस्कुराता रहे। अब से हम यही कोशिश करेंगे। मैंने गांव के जमींदार साहब से बात कर ली है, वो हम सबको अपने खेतों पर काम दे रहे हैं। अब हम सब मिलकर मजदूरी करेंगे और कुणाल को पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे। फिर कुणाल की अच्छी नौकरी लग जाएगी, तब सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता, सभी बहनें मिलकर अपने भाई को राखी बांधती हैं, उसकी लंबी आयु की कामना करती। अरे वाह दीदी, ये बैट बॉल तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया ना? ये देखो, हम सब ने तुम्हारे लिए नया पैंट शर्ट भी खरीदा है। नीलम दीदी, हम सब ने लड्डू बना दिए। लड्डू? अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो हर दिन रक्षाबंधन बनाऊंगा दीदी। आप सब मेरे लिए इतना करती हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े, खिलौने, मिठाई। सच में रक्षाबंधन का त्योहार तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्या हुआ दीदी? मैंने आपको कहा था ना, हम सब बहनें आज के दिन नहीं रोएंगे। पर पल्लवी दीदी, आज रक्षाबंधन के दिन कुणाल की बहुत याद आ रही है। याद तो हम सबको आएगी ही, आखिर कुणाल हमारा इकलौता भाई है, हम 7 बहनों की जान है। पर वो तो अपनी पत्नी के कहने पर चल रहा है। शहर में नौकरी लगते ही उसने हम सबको बिना बताए ही अनुषा भाभी से शादी कर ली। और जब पिछले साल हम सब बहनें अचानक उससे मिलने शहर गए थे, तो आपको याद है ना, अनुषा भाभी ने और कुणाल ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था। अरे कुणाल, तूने शादी कर ली, शहर में घर बसा लिया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। हम सब तेरे आने की राह देख रही थी। कितने साल तो तूने शहर में पढ़ाई में लगा दिए, मुश्किल से एक बार मिलने के लिए आया। ऐसा क्यों किया तूने? अरे तुम सब उसे क्यों तंग कर रही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी जो वो नहीं आया। तो क्या हुआ, हम सब बहनें उससे मिलने आ गई ना। कुणाल मेरे प्यारे भैया, कल रक्षाबंधन है, तो हमने सोचा कि हम इस बार अपने हाथों से तुम्हें राखी बांधे, इसीलिए हम सब बिना बताए ही आ गए। अनुषा भाभी, ये आपके लिए कुछ उपहार लाए थे, हमने सोचा पहली बार आपसे मिल रहे हैं, आप देखकर बताओ कैसे है। मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ, ये सब तुम जैसी गांव की गंवार ही पहनती है, हम शहर के लोग नहीं पहनते। और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम सब जानबूझकर यहाँ आई हो। तुम्हें पता है तुम ये 2-2 रुपए की राखी बांधकर अपने भाई से अच्छे खासे पैसे और महंगा सामान वसूल कर लेकर जाओगी। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी बहनें बहुत चालाक होती हैं। तुम सब जानती हो कि कुणाल एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, और हमने ये नया फ्लैट भी खरीदा है। कहीं न कहीं तुम सबके मन में यही चल रहा होगा कि जितना पैसा तुमने कुणाल पर लगाया है वो वसूलने का समय आ गया है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना?
भाभी आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। हम सब ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। कुणाल हमारा छोटा भाई है और हमें जान से भी ज्यादा प्यारा है। रिंकी चुप हो जाओ, भाभी के आगे मत बोलो, वो ओहदे में तुमसे बड़ी है। नीलम दीदी, एक बार आने से पहले बता तो देती, हमारे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं। आप सबके सब आ गई हो अचानक से। हमें अनुषा के घर जाना था, वहाँ रक्षाबंधन की पार्टी है। मैं आपके साथ बैठकर यहाँ टाइम तो खराब नहीं कर सकता ना। एक काम करो, आप सभी ये राखी रख दो, मैं अपने आप ही बांध लूंगा। अनुषा, इन सबको चाय पानी दे दो। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने होटल जा रहा हूँ। कुणाल, राखी और ये तेरे मनपसंद लड्डू। कुणाल, तुम लोगों को चाय पानी पीना है या नहीं, जल्दी से बताओ, क्योंकि मेरा भी ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट है, मुझे वहाँ जाना है। मेरी मॉम के घर रक्षाबंधन की बहुत बड़ी पार्टी है। कल मुझे अपने भाई के घर राखी बांधने जाना है, उसके लिए मुझे तैयार होना है। नहीं नहीं भाभी, हम कुछ नहीं लेंगे, हम चलते हैं। सभी बहनें अपने भाई कुणाल को याद करके रो पड़ती है। तभी जमींदार साहब आ जाते हैं। अरे नीलम बेटी, ये लो, मेरे मोबाइल पर शहर से कुणाल की पत्नी अनुषा का फोन आया है। बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं खुद ही चला आया, नहीं तो तुम्हें बुला लेता। लगता है कुणाल किसी तकलीफ में है। अनुषा बहू घबराई हुई है। क्या हमारा भाई तकलीफ में है? जमींदार साहब, एक बार फोन मिलाकर बात करवा दो, मेरा तो मन घबरा रहा है। हेलो नीलम दीदी, हेलो। अनुषा फोन पर रोने लगती है। कुणाल का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसको काफी चोटें आई थी। कुणाल को खून की जरूरत थी, जो कि उसकी बहनें ही उसे दे सकती थी। और अस्पताल में कुणाल की हालत देखकर सारी बहनें फूट फूट कर रोने लगी। कुणाल को बचा लो नीलम दीदी, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। घबराओ नहीं अनुषा भाभी, हमारे भाई को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम अपने भाई को कुछ नहीं होने देंगे। सारी बहनें मिलकर कुणाल को अपना खून देती हैं। कुणाल को जितना खून चाहिए था उसे अपनी बहनों से मिल जाता है और भाई बहन के रिश्ते की जीत होती है। कुणाल ठीक हो जाता है और अपनी बहनों से माफी मांगता है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ क्या नहीं किया, अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो, मैं भी पैसों के अहंकार में रिश्तों को भुला बैठी थी। मैंने आप सभी बहनों से आपके भाई को दूर कर दिया। दीदी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम दोनों रो मत मेरे प्यारे भैया, हमारे होते हुए तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है। रीना, शिखा, प्रीति, रिंकी, गुंजन, पल्लवी, चलो हम सब मिलकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और इस रक्षा सूत्र को बांधकर इसकी नजर उतारते हैं, इसकी सारी बलाएं ले लेते हैं। हमारा प्यारा भैया जुग जुग जिए, हम सब यही कामना करते हैं। इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी से आपस में मिल जाता है। ये कहानी सदियों पुरानी है। एक छोटे से गांव में मनोरमा नाम की एक औरत अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। मनोरमा की सभी बेटियों को खाने का बहुत शौक था और वो सातों हर वक्त बस खाने के बारे में ही सोचा करती थी। दूसरी तरफ ज्यादा खाना खाने की वजह से वो सातों बहुत ही मोटी और आलसी हो गई थी। सातों बहनें पूरा दिन बस टीवी के सामने बैठकर खाना ही खाया करती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उनकी बेचारी बूढ़ी माँ को ही बाहर का और साथ ही घर का भी सारा काम करना पड़ता था। इसी वजह से उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। साथ ही वो बूढ़ी माँ हमेशा अपने सातों बेटियों के भविष्य के बारे में परेशान रहती थी। फिर एक दिन वो अपनी बेटियों से बोली, इस बुढ़ापे में मैं सारा दिन खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाती हूँ और तुम सभी सारे पैसे अपने खाने में ही खर्च कर देती हो। साथ ही तुम सातों घर का कोई काम भी नहीं करती हो, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। कम से कम इस बुढ़िया का तो ख्याल करो। तुम सबको मेरे साथ खेतों में काम करके अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम सबको तो जरा भी शर्म नहीं आती।
अरे माँ, अब फिर से शुरू हो गई। चुप रहो। अरे मेरे कान दुख रहे हैं। सुनो माँ, तुम्हारा ये रोज रोज का भाषण सुनकर हमारा सर दुखने लगता है। जाओ जल्दी खेत में काम के लिए, देर हो रही हो आप। हे ऊपर वाले, लगता है तूने ये 7 बेटियां देकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ये सभी बहुत ही मतलबी हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे इन्हें पालना ही पड़ेगा। पता नहीं जब मैं नहीं रहूंगी तो इन 7 काम चोरों का क्या होगा। इसी तरह जब भी मनोरमा उन्हें कुछ भी समझाती तो वो 7 बहनें हमेशा अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर दिया करती थीं। उसके बाद मनोरमा खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। इस तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन उन 7 बहनों की खाने की आदत और आलस बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। फिर एक दिन अचानक बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और बिजलियाँ भी कड़कने लगती हैं। लेकिन फिर भी बेचारी मनोरमा को खेतों में काम करना पड़ता है कि तभी काम करते समय मनोरमा के ऊपर बिजली गिर जाती है। इतनी खतरनाक बिजली से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मनोरमा के मरने के बाद उसकी सभी 7 बेटियों की भूखे मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो सभी 1 नंबर की आलसी और कामचोर थीं और उनका भूख से बुरा हाल था। फिर वो 7 लड़कियां अपनी भूख को शांत करने के लिए लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी भीख नहीं देता है। जब से हमारी माँ मरी है तब से हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। हम तो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। हमें खाना कहाँ से मिलेगा? अब तो हम भूखे ही मर जाएंगी। चलो पास के जंगल में चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ पर फलों के बहुत सारे पेड़ हैं। अरे हाँ, जल्दी चलो, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके बाद वो 7 बहनें पास के जंगल की ओर जाने लगती हैं। जब वो जंगल में पहुँचती हैं, तो उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। तो वो सभी बहनें उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी वो पेड़ उनसे बोलने लगता है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम सबकी बुरी हालत देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद वो जादुई पेड़ 7 बहनों के सामने कुछ फल गिरा देता है और कहता है, ये सारे जादुई फल हैं, इन्हें तुम खा लो। उसके बाद तुम सभी के पास 7 जादुई साड़ी आ जाएंगी, जिससे तुम जब चाहे तब ढेर सारा खाना प्रकट करके खा सकती हो। ये सुनकर वो 7 बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और उसके बाद वो एक एक करके सारे फल खाने लगती हैं। सारे फल खाने के बाद अगले ही पल उन 7 के पास जादुई साड़ियाँ आ जाती हैं और वो सभी परियों की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। ये चमत्कार देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद वो सभी उस जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके अपने गांव वापस लौटने के लिए निकल जाती हैं। फिर अगले दिन से वो सभी बहनें अपनी जादुई साड़ी की शक्ति से ढेर सारा खाना प्रकट करती हैं और पूरा दिन अच्छे अच्छे खाने मंगाकर उन्हें खाने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो सभी अपने घर के बगीचे में स्वादिष्ट खाना खा रही थीं। तभी वहाँ से एक छोटा सा भीख मांगने वाला लड़का जा रहा था, जो कि कई दिनों से भूखा था। जब वो उनके घर के पास आता है और इतने स्वादिष्ट खाने देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी वो उन 7 बहनों के पास खाना मांगने के लिए जाता है। दीदी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, दया करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अरे तू कौन है और हमारे घर के अंदर कैसे घुस गया? अगर तूने खाना नहीं खाया तो हम क्या करें? हमने तेरा ठेका ले रखा है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे यहाँ खड़े होकर हमारे खाने को नजर लगा रहा है? चल इसी वक्त भाग जा, वरना मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। प्लीज दीदी, दया करके मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे एक बार कह दिया ना नहीं देंगे खाना, तो चला जा यहाँ
यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करेंगे। लेकिन वो लड़का वहाँ से नहीं जाता और उनसे खाना मांगने के लिए मिन्नतें करने लगता है। ये देख उन सभी बहनों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दीदी दीदी मुझे चक्कर आ रही है, मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो प्लीज दीदी, दे दो ना दीदी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो बहनों शुरू हो जाओ। उसके बाद वो सभी बहनें मिलकर उस छोटे लड़के की पिटाई करने लगती हैं। तभी ये सब कुछ उनके पड़ोस में रहने वाली शिवानी नाम की लड़की देख लेती है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो जल्दी से दौड़ती हुई उनके घर पर आ जाती है और उस छोटे से गरीब लड़के को उन बहनों से छुड़ा लेती है। तुम सब मिलकर इस गरीब और मासूम लड़के को मार रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेचारा तुमसे थोड़ा सा खाना ही तो मांग रहा है। हाँ तो ये मांगेगा और हम खाना इसे दे देंगे। अगर तुझे इतना ही शौक है तो इसे अपने घर पर लेकर जा और जितना खिलाना है उतना खिला। तभी वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सभी लोग शिवानी की बात से सहमति जताते हुए उन सभी बहनों को भला बुरा कहने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग उन्हें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शिवानी उस लड़के को अपने घर पर ले जाती है। अरे बेटा, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? और तुम भीख क्यों मांग रहे हो? दीदी, मैं जब 3 साल का था तभी मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा करता हूँ। अब से तुम और मैं अनाथ नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। चलो अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो गरीब लड़का बहुत खुश होता है और आराम से वहाँ पर बैठ जाता है। फिर शिवानी उसे खाना देती है और वो भर पेट खाना खाता है। यहाँ दूसरी तरफ उन सभी बहनों को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज इन गांव वालों ने हमें बहुत भला बुरा कहा है, हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो जादुई साड़ी है इससे तो सिर्फ खाना ही प्रकट किया जा सकता है। चलो हम सब एक काम करते हैं, उस जादुई पेड़ के पास चलते हैं और उससे और भी जादुई फल मांगकर खा लेंगे ताकि हमारे पास और भी जादुई साड़ियाँ आ जाएं। उसके बाद हम इन गांव वालों को सबक सिखाकर इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे। फिर वो सातों बहनें फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। सुनो जादुई पेड़, हमें गांव के लोगों को सबक सिखाना है, इसीलिए तुम हमें ऐसी जादुई साड़ियाँ दो जिससे हम गांव वालों की पिटाई कर सके, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत भला बुरा कहा है। अरे नहीं, ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैं लोगों के अच्छे कामों में मदद करता हूँ, बुरे में नहीं। मैं इस बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम सब यहाँ से वापस चली जाओ। पेड़ की ये बात सुनकर उन सातों बहनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये जादुई पेड़ तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, चलो हम इससे ही काट कर फेंक देते हैं। फिर वो सातों बहनें उस जादुई पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जादुई पेड़ को छूने जाती हैं, कि तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो सभी जमीन पर मुंह के बल गिर जाती हैं। मैंने तुम सबकी मदद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम सब बहुत ही मतलबी और जालिम हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जादुई पेड़ उन सातों बहनों पर ढेर सारे पत्थरों की बारिश करने लगता है। अरे मर गई रे, मेरा सर फूट गया। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मेरी टांग टूट गई, कोई तो बचाओ मुझे, अरे उठाओ मुझे। फिर वो जादुई पेड़ उन सभी बहनों की जादुई साड़ियाँ छीनकर उन्हें पहले की तरह मोटी और बदसूरत कर देता है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। फिर वो सभी बहनें जादुई पेड़ से डरकर वहाँ से भागने लगती हैं।
फिर जादुई पेड़ अपनी आंखें बंद करके शिवानी के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और अपनी जादुई शक्ति से उसके घर के सामने एक जादुई साड़ी और खजाने से भरा एक बक्सा प्रकट कर देता है। फिर शिवानी जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो इतना सारा खजाना और साड़ी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सुंदर सी साड़ी किसकी है और ये इतना सारा खजाना, चलो इसे अंदर लेकर चलती हूँ। फिर शिवानी वो साड़ी और खजाना लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। ये देखो भाई, मुझे घर के बाहर ये सुंदर सी साड़ी और इतना सारा खजाना मिला है, पता नहीं ये किसका है। शिवानी के इतना बोलते ही वो जादुई साड़ी बोलने लगती है। हेलो शिवानी, मैं जादुई साड़ी हूँ और मुझे जादुई पेड़ ने तुम्हें दिया है। अब तुम गरीब नहीं रहोगी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकती हो, बस जल्दी से मुझे पहन लो। ये सुनकर शिवानी और उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जल्दी से शिवानी उस जादुई साड़ी को पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, हमें एक सुंदर सा घर दे दो जिसमें मैं और मेरा भाई सुकून से और आराम से रह सकें। शिवानी के इतना कहते ही जादुई साड़ी अपना कमाल दिखाती है और उसके छोटे से घर को एक आलीशान घर में बदल देती है। शिवानी के अच्छे कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है और वो अपने भाई के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और इस तरह उन सातों घमंडी बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो सभी बहनें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा के हाथों में बहुत जायका था, साथ ही उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मीरा खाना बनाने का ऑर्डर लेती थी। मीरा के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था और लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। वहीं मीरा के पड़ोस में ही बुलबुल नाम की एक लड़की रहती थी। वो भी खाना बनाने का ही काम करती थी, लेकिन उसका खाना बनाने में ज्यादा मन नहीं लगता था, जिस वजह से उसका खाना ज्यादा अच्छा नहीं बनता था। साथ ही वो खाना बनाने के बहुत ज्यादा पैसे लेती थी, इसलिए उसके पास बहुत कम लोग आते थे। और जब भी गांव में लोगों के यहाँ शादी या किसी प्रकार की पार्टी होती तो वो सभी लोग मीरा को अपने यहाँ खाना बनाने के लिए बुलाते थे, जिससे बुलबुल को बहुत गुस्सा आता था और वो मीरा से चिढ़ती थी। फिर ऐसे ही एक दिन, मीरा, कल मेरी बेटी की शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम बारातियों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करो। आप फिक्र मत करिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सारे बाराती उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। उसके बाद कुंती मीरा को एडवांस पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मीरा सारी तैयारी करके कुंती के घर खाना बनाने के लिए पहुँच जाती है। फिर कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मीरा सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। चलो, खाना तो मैंने तैयार कर लिया, अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मीरा घर में एक पंखे के सामने बैठकर सुस्ताने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुलबुल खाने के पास आ जाती है। बुलबुल चुपके से मीरा के बनाए हुए खाने में एक अजीब सा पाउडर लाकर मिला देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब ये खाना खाते ही सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद बाराती खाना खाना शुरू कर देते हैं कि तभी, अरे ये कैसा बेकार खाना है, इसमें तो जरा सा भी स्वाद ही नहीं है। थू थू, मेरे मुंह का पूरा स्वाद बिगड़ गया। छी! हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये खाना तो बहुत ही बेकार है। ऐसा लगता है ये खाना इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए तैयार किया गया है। इस तरह वहाँ मौजूद सभी बाराती खाने की बुराई करते हुए प्लेट नीचे फेंक देते हैं
अरे मीरा की बच्ची, ये तूने कैसा खाना बनाया है? सभी बाराती खाने की कितनी बुराई कर रहे हैं। ये सुनकर मीरा हैरान रह जाती है। क्या ये कैसे हो सकता है? आंटी जी, मैंने तो खाना पूरी मेहनत से बनाया है। मेरे खाने में कभी भी कोई खराबी नहीं निकलती। पता नहीं लोगों को खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा। तभी कुंती थोड़ा सा खाना चेक करके देखती है और गंदा सा मुंह बना लेती है। अरे लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये खाना तो बहुत ही बेकार है। ऐसा बकवास खाना मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं खाया। दूसरी तरफ सभी बाराती कुंती को भला बुरा कहने लगती हैं और नाराज होकर शादी रुकवा देते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस मीरा की बच्ची की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई। तभी वहाँ पर बुलबुल आ जाती है। कुंती आंटी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इन बारातियों के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना तैयार कर सकती हूँ। बुलबुल की ये बात सुनकर कुंती बहुत खुश हो जाती है। हाँ बेटा, अब तू ही मेरी नाक बचा सकती है। चल अब जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे। उसके बाद बुलबुल फटाफट से सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। फिर सभी बाराती पेट भरकर खाना खा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बुलबुल के भड़कावे में आकर सभी गांव वाले बेचारी मीरा की बहुत पिटाई करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उसे पास के जंगल में ले जाते हैं और एक बड़े से पेड़ के साथ बांध देते हैं। इस जंगल में रहने वाले जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। यही इस दुष्ट लड़की की सजा है। चलो यहाँ से। उसके बाद सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और मीरा वहीं खड़ी रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? बिना किसी गलती किए मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। इस तरह मीरा काफी देर तक रोती रहती है और रात हो जाती है। लेकिन करीब आधी रात को वहाँ एक तेज रोशनी होती है और जिस पेड़ के साथ मीरा बंधी हुई थी वो पेड़ सोने के पेड़ में बदल जाता है। ये देख मीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? ये पेड़ तो सोने का बन गया है। हाँ बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। आधी रात के बाद मैं सोने का पेड़ बन जाता हूँ। लेकिन बेटी, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा गया है? अरे रुको। फिर जादुई पेड़ मीरा की रस्सियाँ गायब करके उसे आजाद कर देता है। उसके बाद मीरा रोते हुए जादुई पेड़ को अपनी आप बीती बता देती है। मीरा की बातें सुनकर जादुई पेड़ उसके सामने एक सुंदर सी साड़ी प्रकट कर देता है। बेटी, तुम इस साड़ी को पहन लो, ये तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देगी। उसके बाद जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके मीरा उस सुंदर सी साड़ी को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। फिर अगले दिन जब मीरा उस सुंदर सी साड़ी को पहनती है तो अचानक वो साड़ी मीरा को हवा में उड़ाने लगती है और उसे हवा में उड़ाते हुए बुलबुल के घर पर ले जाती है। अरे जादुई साड़ी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? मीरा, बुलबुल ने ही चालबाजी करके तुम्हें गांव वालों से मार खिलवाई थी, इसीलिए मैं इसे सबक सिखाने आई हूँ। उसके बाद वो जादुई साड़ी वहाँ एक मोटी सी रस्सी फेंक कर बुलबुल को जकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए गांव के चौराहे पर ले जाती है। देखते ही देखते वहाँ सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जादुई साड़ी बुलबुल के ऊपर बर्फ के पत्थरों की बारिश कर देती है। अरे मर गई रे, मेरा शरीर तो जम गया। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। आ! फिर जादुई साड़ी के धमकाने पर बुलबुल गांव वालों को सारी सच्चाई बता देती है कि मीरा को परेशान करने के लिए उसने क्या क्या चालें चली थी। इस दुष्ट लड़की की वजह से बेचारी मीरा पर हमने बहुत अत्याचार किया है। चलो अब इसे जरा सबक सिखाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर बुलबुल की खूब पिटाई करते हैं और हमेशा के लिए उसे गांव से भगा देते हैं। उस दिन के बाद से मीरा के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।